नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 42वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम आपातकाल की बात करेंगे। आपातकाल के प्रावधानों की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे जो आपातकाल के प्रावधान हैं वह हमारे संविधान के भाग 18 में आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक दिए गए हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के अंतर्गत राज्य आपातकाल तथा 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की बात होती है। और यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि देश में आपातकाल की स्थिति क्यों लगाई जाती है। हम देख सकते हैं कि जहाँ से भी विरोध निकल कर आते हैं उस स्थिति में आपातकाल के प्रावधानों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। जिस प्रकार के विद्रोह विदेशों के द्वारा किसी भी प्रकार का युद्ध हमारे भारत के विरुद्ध किया जाता है तो यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति को लगाया जाता है। जब वित्तीय समस्याओं से कोई देश जूझ रहा होता है उसमें वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। हालांकि भारत के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगाया गया है। इसके अलावा हम देखें कि भारत के आंतरिक हिस्सों में यदि किन्हीं राज्यों के द्वारा विरोध कर दिया जाता है तब भी आपातकाल की स्थिति को लगाया जाता है तथा इसके प्रावधानों को जोड़ा जाता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं इस व्याख्यान के माध्यम से कि आपातकाल के जो लीगल प्रावधान हैं जो हमारे संविधान में दिए गए हैं, जिनसे आपके प्रश्न बनते हैं, जिनसे आपसे हमेशा ही पूछ लिया जाता है और नॉलेज के हिसाब से भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः यह व्याख्यान जो कि सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ गलतियां जो इतिहास में हो चुकी हैं वह फिर से ना दोहराई जाएं, इसके लिए हमें इसका अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान और समझने का प्रयास करते हैं आपातकाल के प्रावधानों के बारे में एवं इतिहास में हुई गलतियों के बारे में। सारी विशेष जानकारी को हमने यहाँ पर नोट डाउन करके रखा है, अतः आप यहाँ से नोट बनाना भी प्रारंभ कर सकते हैं। आपातकाल की बात करें तो आपातकाल के प्रावधान संविधान के भाग 18 के अंतर्गत 352 से लेकर 360 आर्टिकल तक रखे गए हैं। क्या कारण होता है कि हमारे यहाँ पर आपातकाल लगाया जाता है। ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ उपजती हैं जिनके द्वारा आपातकाल की स्थिति आती है व आपातकाल के प्रावधानों को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर आप समझिए कि संविधान निर्माताओं द्वारा विचार किया गया कि जिस प्रकार हमारे देश को बनाने में कई राज्यों को सम्मिलित किया जा रहा है, राज्यों को सम्मिलित करके एक संघ के रूप में स्थापित किया जा रहा है, तो भविष्य में इसको लेकर भी विवाद हो सकता है। कई राज्य निकल कर ऐसे आ सकते हैं जो आपस में विरोध कर सकते हैं, केंद्र का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर द्वि स्तरीय सरकार का प्रावधान है। केंद्र में अलग सरकार चलती है, राज्यों में अलग सरकार चलती है। राज्य केंद्र को लेकर विरोध कर सकते हैं, राज्य में अव्यवस्थाएं फैल सकती हैं। इन्हीं सब बातों पर विचार करते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा आपको यहाँ पर समझना चाहिए कि हमारे जो संविधान निर्माता थे इनकी सोच कितनी लंबी थी, कितनी अच्छे तरीके से इनकी विचारधारा थी कि इन्होंने भविष्य में आने वाली समस्याओं के बारे में ही यहाँ पर गहन अध्ययन कर लिया था और विभिन्न देशों में हुई समस्याओं के अनुसार ही हमारे यहाँ पर प्रावधानों को जोड़ लिया गया था। तो संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान का हिस्सा किसके लिए बनाया गया? आपातकाल को बनाया गया, ताकि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति या यदि राज्यों से विरोध निकल कर आए या विदेशों के द्वारा किसी भी प्रकार का हमला किया जाए तो यहाँ पर हम आपातकाल की स्थिति को लगा सकते हैं, ताकि संविधान की सार्वभौमिकता, एकता, अखंडता तथा देश की सुरक्षा, लोकतंत्र तथा राजनीतिक ढांचे को बनाए रखा जा सके व संविधान की गरिमा बनी रहे। यानी संविधान को संरक्षित करने के लिए ही आपातकाल के प्रावधान यहाँ पर जोड़े गए थे। भविष्य में जाकर के यदि कोई राज्य विरोध करता है तो यहाँ पर सार्वभौमिकता यानी उसको उस स्थान पर आपातकाल को लगाकर जो शक्तियाँ होती हैं वह केंद्र के समीप लाकर यहाँ की सार्वभौमिकता यानी जो राज्य की सार्वभौमिकता है, एकता को बनाया जा सके। कोई भी राज्य यदि देश को खंडित करने का प्रयास करता है, अपने राज्य को अलग करने का प्रयास करता है, तो एकता को बनाए रखने के लिए भी आपातकाल की जो कि प्रावधान है उनको जोड़ा गया था। और आगे हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र व राजनीतिक ढांचे की बात भी यहाँ पर की गई है और संविधान की गरिमा बनाए रखने का कार्य भी आपातकाल की जो प्रावधान है वह करते हैं। तो इतनी अच्छी बातों को आपातकाल के लिए शामिल किया गया था कि आपातकाल की स्थिति इसके लिए होना चाहिए कि देश में किसी भी प्रकार की विरोध निकल कर ना आए और विरोध निकल कर आते हैं तो उनको आसानी से समाधान किया जा सके, उनको सॉल्व किया जा सके। आगे देखते हैं आपातकाल के बारे में।
आपातकाल के प्रावधानों को हमारे देश में जर्मनी से लिया गया है। आपने देखा होगा कि जर्मनी में एक ऐसी स्थिति आई थी जिस समय पर हिटलर का शासन हुआ करता था, और हिटलर के शासन के दौरान आपातकाल के प्रावधान यहाँ पर आपातकाल लगाया गया था, तथा संपूर्ण देश को अपने आप को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर जो कि युद्ध में शामिल किया गया था। यहाँ से जो कि यहाँ पर जितने भी जनमानस हुआ करते थे, जो कि यंग हुआ करते थे, उनको सेना में भर्ती किया गया था, अतः देश को संरक्षित किया गया था। तो हम यहाँ के जो आपातकाल के जो कठोर आपातकाल के प्रावधान हैं, इनसे ही हमने अपने यहाँ पर आपातकाल के प्रावधानों को लिया गया है, जो कि जर्मनी देश से लिया गया है। आपातकाल एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा संघ को एकीकृत संवैधानिक व्यवस्था में परिवर्तित किया जाता है। यह आपको समझना चाहिए कि जो संघ की व्यवस्था होती है, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, उसमें क्या होता है कि केंद्र व राज्य एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, और जब आपातकाल की स्थिति आती है तो इसको संघ को, जो विभिन्न राज्यों का संघ है, उसको एकीकृत संवैधानिक व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी जो यहाँ पर राज्य मौजूद है, जहाँ जहाँ से भी विरोध निकल कर आ रहे हैं, या राष्ट्रीय आपातकाल में संपूर्ण देश में आपातकाल की स्थिति होती है, या विदेशी हमले के दौरान संपूर्ण देश को एकत्रित करना होता है, तो जो जितने भी राज्य हैं उनको एकीकृत मॉडल में प्रो लिया जाता है। जिस प्रकार की एकीकृत व्यवस्था ब्रिटेन में चलती है, उस प्रकार की व्यवस्था हमारे यहाँ पर लागू हो जाती है। BR अम्बेडकर द्वारा भी बोला गया है कि हमारा संविधान दोनों प्रकार के मॉडल को प्रस्तुत करता है। यह संघवाद के सिद्धांत को भी प्रस्तुत करता है, एकीकृत संवैधानिक व्यवस्था को भी प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि जब आपातकाल की स्थिति आती है तो इसे एकीकृत संवैधानिक व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है। आपातकाल लगाने के लिए किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता को नहीं होती है, क्योंकि आपातकाल के प्रावधान संविधान में पहले से ही दिए गए हैं। यानी यहाँ से आपको एक बात और समझना चाहिए कि जो हमारे संविधान में आपके जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं, वह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि उनके जो प्रावधान दिए हुए हैं वह स्वतः ही संपूर्ण देश के सभी नागरिकों पर इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। आपातकाल की स्थिति भी हमारे जो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत 352 से लेकर 360 आर्टिकल तक जोड़ी गई है। अतः इसके लिए यदि आपको भारत देश में आपातकाल को लगाना है तो किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। एक बिल लाते हैं और यहाँ पर पास किया जाता है और आपातकाल की स्थिति को यहाँ पर लगा दिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बोला गया कि हमारे संविधान को संघवाद व एकीकृत दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं का स्वरूप है। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर हमने जो संघ की बात की, जो कि नॉर्मल स्थिति में संघ के रूप में हमारा देश होता है, और आपातकाल की स्थिति जब लग जाती है तो इसको एकीकृत संवैधानिक व्यवस्था में बदल दिया जाता है। अतः भीमराव अंबेडकर द्वारा कही गई बात यहाँ पर इम्प्लीमेंट होती है। आपातकाल के दौरान राज्य को संपूर्ण शक्तियाँ केंद्र में आ जाती हैं। जितनी भी जो राज्य की शक्तियाँ होती हैं, यहाँ पर मैंने समझाया कि जो राज्यों की शक्तियाँ होती हैं वह केंद्र में आ जाती हैं। यहाँ पर सेंट्रल प्रमुख हो जाता है। आगे देखते हैं। आपातकाल के प्रकार व स्वरूप को समझे तो 3 प्रकार के आपातकाल की बात यहाँ पर की जाती है। तो हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल के प्रावधान हैं। एक होता है आर्टिकल 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल, और दूसरा होता है 356 जो कि राजकीय आपातकाल की बात करता है। वित्तीय आपातकाल की बात करता है हमारा 360। तो यहाँ पर हम तीनों प्रावधानों को समझेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें जो कि 352 आर्टिकल के अंतर्गत आता है, यह राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधानों की बात करता है। युद्ध व देश में आंतरिक विद्रोह की स्थिति में इस प्रकार का आपातकाल लगाया जाता है। जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत चाइना, भारत पाकिस्तान जो वॉर हुए उस समय पर इसको लगाया गया था, जो कि आर्टिकल 352 के अंतर्गत यहाँ पर आपातकाल को लगाया गया था। 1975 के समय आंतरिक अशांति के कारण भी आपातकाल को लगाया गया था, जो कि इसके उदाहरण हैं। अब राज्य आपातकाल की बात करें तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य आपातकाल की बात होती है यदि किसी राज्य में संवैधानिक प्रावधानों से चल रही व्यवस्था भंग हो जाती है, यानी जो कि स्टेट लेजिस्लेचर या यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राज्य विधानसभा के अनुसार जो भी यहाँ पर राज्य में व्यवस्था चल रही है, यदि वह भंग हो जाती है तो वहाँ पर राज्य
आपातकाल, राज्य आपातकाल लगा दिया जाता है, जो कि यहाँ की शक्तियाँ होती है वह किसके पास चली जाती है, गवर्नर के पास चली जाती हैं। और गवर्नर किसका नुमाइंदा होता है, वह केंद्र का नुमाइंदा होता है, वह राष्ट्रपति के अनुसार कार्य करता है। तो यहाँ पर भी इसे राष्ट्रपति शासन या आपातकाल कहा जाता है, जो कि राज्य में लगाया जाता है। अब हम बात करें वित्तीय आपातकाल की। अनुच्छेद 360 के अनुसार इस प्रकार के आपातकाल के प्रावधान हैं। देश में जब आर्थिक गतिविधि विफल हो जाती है तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। हम देख सकते हैं कि यह स्थिति होने की संभावना अभी हाल ही में हो सकती थी, जो कि नोटबंदी के समय जब पैसों को बंद कर दिया गया था और दूसरी करेंसी को सामने लाया गया था, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस प्रकार की स्थिति आ सकती थी। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से इस समस्या को सुलझाया गया। इसी प्रकार का कार्य वेनेजुएला जो कंट्री है वहाँ पर किया गया था और वहाँ के प्रधानमंत्री द्वारा इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, उसको अच्छे तरीके से रेगुलेट नहीं किया गया और यहाँ पर जो कि वित्तीय आपातकाल की स्थिति आ गई थी। आज के समय में हम देख सकें तो वर्तमान के उदाहरण में श्रीलंका भी इसका उदाहरण है। श्रीलंका में जिस प्रकार से वित्तीय स्थिति खंडित हो चुकी है, तो वहाँ पर वित्तीय आपातकाल की स्थिति को आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल 352। राष्ट्रीय आपातकाल जो कि 352 है, हमारे देश में इसको 3 बार लगाया जा चुका है, अतः यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने के आधार क्या क्या होता है, कौन कौन सी ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिनके कारण राष्ट्रीय आपातकाल को इम्प्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है, जारी किया जाता है। इसकी जानकारी राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। आपातकाल लगा दिया गया है, यानी राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा की जाती है कि यहाँ पर आपातकाल लगा दिया जाता है। आंतरिक अशांति व बाहरी विद्रोह के कारण यह लगाया जाता है। हमने यहाँ पर समझा कि आंतरिक अशांति के कारण 1975 में आपातकाल लगाया गया था तथा भारत पाकिस्तान, भारत चाइना वॉर के समय भी जब बाहरी विद्रोह यहाँ पर हो रहा था तो आपातकाल की स्थिति लगा दी गई थी। यदि देश के किसी भी हिस्से में कानून व्यवस्था व जिम्मेदारी सेना द्वारा अपने हाथ में ली जाती है तो उसे आंतरिक आपातकाल कहा जाता है। यदि किसी राज्य में अव्यवस्थाएं होती हैं, वहाँ की विधानसभा को भंग कर दिया जाता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आप राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। यहाँ की सारी जिम्मेदारी जो कानून व्यवस्था बनाने की होती है वह आर्मी के हाथ में चली जाती है। तो यहाँ पर जो आपातकाल लगाया जाता है उसे राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है, जो कि आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है। यह आवश्यक नहीं है कि आपातकाल को संपूर्ण देश में लगाया जा सके, यह किसी क्षेत्र विशेष में भी लगाया जा सकता है। यानी यह किसी क्षेत्र विशेष में, यानी किसी एक राज्य में यदि ऐसी स्थिति आती है तो राज्य विशेष में भी इस प्रकार का आपातकाल लगाया जाता है। यह प्रावधान 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो कि 42वां संविधान संशोधन 1975 में जो कि इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था, तो इस समय पर भी बहुत सारे परिवर्तन हुए थे, तो इसको भी हमें साथ लेकर चलना है। हमारे देश में पूर्व से ही आंतरिक अशांति के लिए आपातकाल के प्रावधान दिए गए थे। इसी का प्रयोग करते हुए 1975 से लेकर 1978 तक आपातकाल लगाया गया। अब हम देख सकते हैं कि पूर्व से कहाँ पर इसके प्रावधान दिए गए थे, यानी जब हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान को बनाया जा रहा था तो आंतरिक अशांति को भी इसमें रखा गया था। यानी हम देख सकते हैं कि 352 जो आर्टिकल है राष्ट्रीय आपातकाल, वह आंतरिक अशांति के समय, विद्रोह के समय आपातकाल लगाने की बात करता है। तो इसी का प्रयोग करते हुए 1975 से लेकर 1978 तक इंदिरा गांधी जी की जो सरकार हुआ करती थी, इसी समय पर आपातकाल की घोषणा की गई। 1975 की स्थिति देखें तो इस समय पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इनकी सरकार है जो गिरने वाली थी। तो इस समय पर इनके द्वारा जो बातें कही गई उनके बारे में भी हमें समझना चाहिए कि इस समय पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा बोला गया कि जनता को राज्य के विरुद्ध भड़काया जा रहा है। इसमें हम देख सकते हैं कि देश की जो यहाँ पर वर्तमान सरकार चल रही थी उसके विरुद्ध जनता को कुछ नेताओं के द्वारा भड़काया जा रहा है। इनके द्वारा बोला गया कि
जो आप सरकार के आदेश का पालन ना करें, इसके द्वारा हम देख सकते हैं कि जो जेपी नारायण मूवमेंट चला, जहां पर हम देख सकते हैं कि जननेता जो कि जयप्रकाश नारायण जी द्वारा लोगों के हितों की बात की जा रही थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इनके फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जा रहा था, जिस प्रकार से आपातकाल का नाम देकर लोगों के हितों की रक्षा यहाँ पर खतरे में हुआ करती थी, तो इस प्रकार पर यहाँ के जो स्टूडेंट हुआ करते थे, यहाँ के जो लोग हुआ करते थे, लोगों के द्वारा जो कि वर्तमान सरकार है उसका विरोध किया गया, जिसके जो लीडर हुआ करते थे वह जेपी नारायण हुआ करते थे। तो इंदिरा गांधी जी द्वारा बोला गया, यानी इनका जो बयान था उसके बारे में बात करते हुए बोला गया कि जो कि जेपी नारायण का जो बयान था, इसमें बोला जा रहा था कि सरकार के आदेश का पालन न करें। यह जो बयान था वह भारतीय सेना के लिए दिया गया था, यानी इनके द्वारा आपातकाल के समय इस प्रकार की बात की गई कि जो कि यहाँ पर विरोधी हैं, जो कि इनके राज्य के विरुद्ध जो विद्रोह कर रहे हैं, उनके द्वारा बोला जा रहा है कि सेना राज्य की जो आदेश हैं, देश की जो पार्लियामेंट है या पीएम है, उनकी आदेश का पालन ना करें, वह अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुने। तो इस प्रकार की बात करते हुए इनके द्वारा जो कि आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। आगे देख सकते हैं हम 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या बातें की गई थी, यानी हम देख सकते हैं कि 42वां संविधान संशोधन, जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, आपातकाल के समय 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से बहुत से अनैतिक प्रावधानों को जोड़ा गया, जो कि सरकार को बचाने के लिए इस प्रकार के प्रावधानों को जोड़ा जा रहा था। यह प्रावधान इतने बड़े स्तर पर परिवर्तित किया गया था, इन प्रावधानों के द्वारा जो 42वां संविधान संशोधन लाया गया, इतने बड़े स्तर पर संविधान को परिवर्तित किया गया था कि इसके आधार पर इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया। सरकार बदलने के बाद इन सभी अनैतिक प्रावधानों को परिवर्तित करने के लिए क्या लाया गया, 44वां संविधान संशोधन लाया गया, और इन सभी जो कि अनैतिक रूप से जो कि यहाँ पर संशोधन किए गए थे, उनको परिवर्तित करके नए प्रकार के प्रावधानों को जोड़ा गया, ताकि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति न आए। 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान जोड़ा गया कि जब तक सेना स्वयं राज्य के विरुद्ध विद्रोह न कर दे, तब तक देश में आंतरिक आपातकाल नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि इंदिरा गांधी जी द्वारा यहाँ पर यह बात की गई थी कि किसी नेता के द्वारा सेना को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, चूँकि यहाँ पर जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसका जो प्रावधान जोड़ा गया कि जब तक सेना स्वयं विद्रोह ना कर रही, यदि कोई बोलता है तो उससे के बोलने से उतना प्रभाव नहीं पड़ता। यदि यहाँ पर जो कि सेना हुआ करती थी, सेना के द्वारा किसी भी प्रकार के बयान का मूवमेंट नहीं लिया गया, वह देश की जो सरकार हुआ करती थी, वर्तमान सरकार की ही आदेश का पालन कर रही थी। लेकिन इनको यह डर था कि कहीं ना कहीं सेना उनके आदेश का अनुपालन न करने लगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस प्रकार के प्रावधान जोड़े गए कि जब तक राज्य की सेना आपके विरुद्ध ना आ जाए, तब तक आपातकाल नहीं लगाया जाएगा, किसी के बोलने से आपातकाल को आप नहीं लगाएंगे। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया कि जिस प्रकार की आपातकाल 1975 से 78 के समय लगाया गया था, उस प्रकार का आपातकाल पुनः नहीं लगाया जाएगा। जिस प्रकार की स्थिति में यहाँ पर आपातकाल की घोषणा की गई थी, पुनः इस प्रकार के आपातकाल की घोषणा नहीं की जाएगी। 1975 के समय जो आपातकाल की घोषणा की गई थी, ऐसा माना जाता है कि उस समय पर राष्ट्रपति को भी नहीं बताया गया था और यहाँ पर जो कि राष्ट्रीय आपातकाल है उसकी घोषणा कर दी गई थी। उस समय पर आपातकाल का जो आदेश था वह लिखित रूप से देने का प्रावधान नहीं था। हम देख सकते हैं कि इतनी बड़ी गलती की, इतना बड़ा जो यहाँ पर कार्य किया जा रहा था, देश में आपातकाल लगा दिया जा रहा था, तो इस समय पर लिखित प्रावधान नहीं हुआ करते थे। 44वें संविधान संशोधन द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि यदि आपको आपातकाल लगाना है, यदि देश में आपातकाल की स्थिति को लाना है, तो प्रधानमंत्री व उनकी कैबिनेट द्वारा लिखित पत्र आप जो कि राष्ट्रपति हैं उनके लिए देना होगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही यहाँ पर आपातकाल की घोषणा की गई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो गलती यहाँ पर की गई थी, लिखित प्रावधान ना हुए थे, नहीं हुआ करते थे, 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको सुधार दिया गया।
38वां संविधान संशोधन भी बहुत ही प्रमुख हुआ करता है। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि जो जुडिशियल रिव्यू होता है, जो न्यायपालिका की जो प्रक्रिया होती है किसी भी आर्टिकल को लेकर, किसी भी संशोधन को लेकर, तो यहाँ पर इसकी पावर्स को भी समाप्त कर दिया गया था। यह संशोधन इंदिरा गांधी द्वारा सरकार द्वारा 1975 में किया गया था। इनको पहले से ही पता था कि हमें भविष्य में जाकर इस प्रकार के कार्य करने हैं, आपातकाल की स्थिति को लाना है, और आगे जाकर अगर यदि आपातकाल की घोषणा की जाती है तो इसका कोर्ट द्वारा रिव्यू किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे खारिज भी किया जा सकता है। तो इस पावर को 38वें संविधान संशोधन द्वारा पहले ही समाप्त कर दिया गया था। इस संशोधन द्वारा न्यायिक परीक्षण की शक्ति को छीन लिया गया था, ताकि आपातकाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गलत ना ठहराया जा सके। इसमें प्रावधान जोड़ा गया कि आपातकाल के मुद्दे पर न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा न्यायालय को हस्तक्षेप करने को पुनः प्रारंभ कर दिया गया। जो न्यायालय की हस्तक्षेप करने का प्रावधान है, जुडिशियल रिव्यू का जो प्रावधान है, उसको पुनः इसमें शामिल कर दिया गया, या न्यायपालिका को इस प्रकार की शक्ति पुनः प्रदान कर दी गई। आगे देखते हैं, आपातकाल के समय संसदीय स्वीकार्यता, यानी किस प्रकार से संसद से स्वीकार्यता ली जाती है आपातकाल की, उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। आपातकाल को लगाने के एक माह के अंदर दोनों सदनों से स्वीकार्यता लेनी होगी। यानी आपातकाल को यदि आपको लगाना है तो एक माह के टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको दोनों सदनों से, यानी उच्च सदन यानी जो कि राज्यसभा हुआ करता है और निम्न सदन लोकसभा हुआ करता है, तो दोनों सदनों से आपको स्वीकार्यता लेनी होगी। पूर्व में दोनों सदनों से स्वीकार्यता लेने की समय सीमा वो की 2 माह हुआ करती थी। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसकी सीमा को घटाकर 1 माह कर दिया गया था। यदि लोकसभा उस समय पर भंग है, यहाँ पर स्थिति बनती है कि यदि कई बार ऐसी स्थिति आती है कि लोकसभा को भंग कर दिया जाता है और इसी समय आपातकाल की स्थिति आती है, तो हम देख सकते हैं कि इस प्रकार की स्थिति आने पर लोकसभा को 1 माह, जब जो नई लोकसभा बनेगी उसकी 1 माह के अंदर स्वीकार्यता लेनी होगी तथा दोनों सदनों से इसको पास कराना होगा। आपातकाल को 6 माह तक लगाया जा सकता है, यानी प्रारंभ में इसको 6 माह तक लगाया जाता है। यदि आपको इसको एक्सटेंड करना है, इसको बढ़ाना है, तो 6 माह के बाद दोनों सदनों में इसकी चर्चा फिर से करनी होगी। यदि यह दोनों सदनों द्वारा यहाँ पर इसको स्वीकार्यता दी जाती है तो इसके बाद ही यहाँ पर आपातकाल लगाया गया। इस प्रकार के प्रावधान भी 44वें संविधान संशोधन द्वारा दिए गए। चूँकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूर्व में 75 से लेकर 78 3 वर्षों तक लगातार आपातकाल को लगाया गया था और बीच में किसी भी प्रकार की बात नहीं की गई थी। तो यहाँ पर 6 माह तक की जो सीमा रख दी गई है वह इसीलिए रख दी गई है ताकि दोनों सदनों में इसकी चर्चा की जा सके। आपातकाल को लगाने के लिए पूर्व में सामान्य बहुमत से पास कराना होता था, यानी जो पहले इसके प्रावधान हुआ करते थे सामान्य बहुमत से, यानी 50+1, यानी जितने भी मेंबर हैं उनके आधे भाग से एक अधिक को के द्वारा जो मत कराया जाता था उसके अनुसार ही आपातकाल लगा दिया जाता था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस प्रक्रिया को कठिन बना दिया गया। 1/3 यानी 2/3 मेंबर्स के द्वारा जब यहाँ पर स्वीकार्यता दी जाएगी उसके बाद ही आपातकाल को लगाया जाएगा। इस प्रकार जो कि आपातकाल की प्रक्रिया थी वह कठिन बना दी गई। आपातकाल के हटाए जाने के प्रावधान अब हम देख सकते हैं कि किस प्रकार आपातकाल को लगाया जाता है। हटाए जाने की प्रावधान भी हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। आपातकाल को हटाए जाने की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय की जा सकती है, यानी आपातकाल को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा कभी भी बोला जा सकता है कि अब हम आपातकाल को समाप्त करते हैं। इसके अलावा हम देखें, यदि हमारे मेंबर्स चाहते हैं कि हमें आपातकाल को समाप्त करना है तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पर प्रावधान जोड़ा गया कि आपातकाल को हटवाने के लिए लोकसभा के 10% सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को एक पत्र भेजा जाएगा तथा राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा की बैठक बुलाई जाएगी। यानी यहाँ पर हटाए जाने का एक प्रस्ताव 10 मेंबर्स के द्वारा यहाँ पर राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और उस पत्र को स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा की जो कि स्पेशल सिटिंग है वह बुलाई जाएगी। इसके अनुसार ही 14 दिन के अंदर इसको समाप्त कर दिया जाएगा। आपातकाल लगाने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, यहाँ पर 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। लेकिन जब आपातकाल को हटाया जाता है तब इसके लिए
सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपातकाल को लगाने के लिए दोनों सदनों की स्वीकार्यता की आवश्यकता थी, लेकिन हटवाने के लिए केवल लोकसभा द्वारा इसका कार्य किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव यानी किस किस प्रकार के प्रभाव राष्ट्रीय आपातकाल के समय पड़ते हैं, तो यहाँ पर आप इनको समझने का प्रयास कीजिए। इसमें केंद्र व राज्यों के संबंध प्रभावित होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें राज्य की जो सारी शक्तियाँ होती हैं वह केंद्र के पास चली जाती हैं, तो यहाँ पर केंद्र व राज्य के संबंध प्रभावित होते हैं। इस स्थिति में राज्य की सीमा प्रशासनिक शक्तियों में आ जाती है, यानी जो राज्य की जो प्रशासनिक शक्तियाँ हैं वह कहाँ पर आ जाती हैं, केंद्र के पास आ जाती हैं। लोकसभा व राज्यसभा का कार्यकाल को बढ़ा दिया जाता है। जो लोकसभा व राज्यसभा का कार्यकाल होता है वह बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1975 के समय जो सरकार यहाँ पर चुनाव किए जाने थे तो 75 से बढ़ाकर 77 में करा दिए गए थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो लोकसभा व राज्यसभा का कार्यकाल था वह यहाँ पर बढ़ा दिया गया था। अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि आपातकाल के समय भी कौन से मौलिक अधिकार बने रहते, तो आर्टिकल 20 व आर्टिकल 21 को यहाँ पर बनाए रखा जाता है। बाकी सभी आर्टिकल्स को, मौलिक अधिकारों को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। यहाँ पर आपको समझना चाहिए 1962 में जब भारत चाइना युद्ध हुआ तो इस समय पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय यहाँ पर घोषणा की जा गई थी। आपको याद होना चाहिए कि इस समय पर 1975 के समय यहाँ पर आंतरिक अशांति को लेकर आपातकाल लगा दिया गया था, जो कि 1978 तक एक्सटेंड रहा था, लगातार बना रहा था। हम यहाँ पर समझना चाहिए कि अब आपका जो प्रश्न उठता होगा कि 1962 में पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी तो यहाँ पर भी आपातकाल क्यों नहीं लगाया गया। आपको यहाँ पर समझना चाहिए कि जो 1971 के समय आपातकाल क्यों नहीं लगाया गया, तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि 1962 में जो आपातकाल लगाया गया, पहले इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। यह भारत चाइना युद्ध के समय लगाया गया, जब 1962 में भारत चाइना जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर हुआ करता था, अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र यहाँ पर चाइना द्वारा हमला कर दिया गया था। तो इस समय पर हम देख सकते हैं कि यह जो आपातकाल लगा हुआ था वह 1968 तक एक्सटेंड रहा था। और 1965 के समय जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, इस समय पर यही आपातकाल लगा हुआ था। इसके बाद हम देख सकते हैं कि 1971 में भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ, इसमें जैसे ही यहाँ पर आपातकाल को समाप्त किया गया था कि 1968 के समय 1971 में फिर से पाकिस्तान द्वारा युद्ध किया जाता है। और इस युद्ध में हम देख सकते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान जो हुआ करता था बांग्लादेश, उसको स्वतंत्र देश बना दिया गया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर इंदिरा गांधी जी की बहुत तारीफ हुआ करती थी। और यह सब टूल्स के बारे में वह बहुत विशेष रूप से जान चुकी थी, यानी इन्हीं के टाइम ड्यूरेशन के समय 1971 1965 के समय इस प्रकार के आपातकाल के प्रावधान जोड़े गए थे। अब यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1971 को आपातकाल समाप्त ही नहीं हुआ था कि 1975 में पुनः आंतरिक अशांति को लेकर आपातकाल लगा दिया गया। अब समय आप समझिए कि 1975 में क्या हो रहा था। इस समय यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बांग्लादेश अपने आप को स्वतंत्र कराने की मांग कर रहा था। मुक्ति वाहिनी के माध्यम से भारत के जो सैनिक हैं उनके द्वारा ट्रेनिंग दे रहे थे, अतः भारत पाकिस्तान युद्ध भी यहाँ पर जारी था। 1977 में जब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 1975 में जब बांग्लादेश आज़ाद हो गया और इसके बाद हम देख सकते हैं कि 1977 में चुनाव करवाए गए तथा कांग्रेस की सरकार यहाँ पर हार चुकी थी तथा जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बन चुकी थी। अब हम देख सकते हैं कि जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी, तो जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो कि आपातकाल के समय जो भी गलतियां की गई थी, जो भी इस प्रकार के अनैतिक संविधान संशोधन किए गए थे, उनको सुधारने का प्रयास यहाँ पर किया गया। जनता पार्टी की सरकार आते ही देश में आपातकाल में हुई गलतियों को सुधारने के लिए सहायक कमीशन, जो कि आपको याद रखना है, सहायक कमीशन का गठन किया गया। सहायक कमीशन द्वारा जो भी सिफारिशें दी गई उनको एकत्रित करके 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा 44वें संविधान संशोधन द्वारा इनको सुधारा गया। आपातकाल के समय बनाए गए 42वें संविधान संशोधन में जो भी अनैतिक प्रावधानों को जोड़ा गया था उनको समाप्त करके नए प्रावधानों को यहाँ पर जोड़ा गया, जो कि देश हित में
कार्य कर सकें तथा पुनः आपातकाल जैसी स्थिति ना आए। तो यहाँ पर हमें सहायक कमीशन को समझना है, और जो कि जनता पार्टी के द्वारा लाया गया था, इसमें केवल इनके द्वारा इसी प्रकार का कार्य किया गया था कि जो भी यहाँ पर गलतियाँ हुई हैं, जो भी अनैतिक प्रकार के प्रावधान बनाए गए हैं, उनको समाप्त करके नए प्रावधानों को जोड़ा जा सके। तो यहाँ पर हमने आपातकाल की सारी स्थितियों को समझा, सभी विशेष प्रावधानों के बारे में समझा, और यहाँ पर हमने समझा कि 3 प्रकार के जो आपातकाल हमारे यहाँ पर लगाए जाते हैं उनके बारे में भी हमने विशेष जानकारी प्राप्त की। इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी बाय मनी पांडे से, और इस प्रकार का अध्ययन करते रहें। आप ऐसे बच्चों तक इस प्रकार के व्याख्यान को पहुंचाइए जो इस प्रकार की शिक्षा लेना चाहते हैं, आगे अपने आप को सिविल सर्विस में लगाना चाहते हैं या सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं। तो इस प्रकार के अध्ययन के लिए आपको जुड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसके माध्यम से जोड़िए। सारी हिस्ट्री का अध्ययन हम करा चुके हैं, सारी पॉलिटी भी हम इसके माध्यम से करा रहे हैं। लगभग हमारे जो 42 व्याख्यान आ चुके हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 100-150 से ऊपर भी व्याख्यान आएंगे। जब तक कि आपका संपूर्ण अध्ययन पूरा नहीं हो जाता, तब तक हम इसमें प्रयास करते रहेंगे कि आपकी पॉलिटी को पूरा कवर करा सकें। तो इसी प्रकार पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। और बरसात का समय आ चुका है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, अतः पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए भी अपना प्रयास कर सकते हैं। तो कम से कम अपने जो इस समय का जो ड्यूरेशन है, इस समय पर पेड़ बहुत ही जल्दी सर्वाइव करते हैं। आप बहुत से पेड़ लगा सकते हैं, कम से कम 2-4 पेड़ लगाइए और उनको संरक्षित कीजिए, अपने आसपास लगाकर उनकी देखभाल कीजिए, ताकि आप पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकें। धन्यवाद।